तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अमरबेल से फसलें हो जाती हैं नष्ट, करें समय पर नियंत्रण। अनार का बाग लगाकर किसान ले अधिक आमदनी। अपने राज्य में किसान विभिन्न फसलों की खेती करते हैं और इनसे अच्छा उत्पादन भी लेते हैं, लेकिन कई बार फसलों और पेड़ पौधों पर अमरबेल का प्रकोप हो जाता है, जो कि फसलों और पेड़ पौधों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो इस अमरबेल की समस्या से आप कैसे बचें, किस प्रकार से करें इस अमरबेल की समस्या का समाधान, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमरबेल फसलों के लिए एक खतरनाक खरपतवार है, जिसकी मुख्य रूप से रिजके में गंभीर समस्या देखी जाती है। परंतु ये अलसी, चुकंदर, मिर्च, प्याज, गाजर, सूरजमुखी, मेहंदी और कई वृक्षों पर आसानी से एक पीले जाल के रूप में लिपट जाता है। इसको आकाश बेल, अमरबेल, अमरबल्लरी भी कहते हैं। ये परजीवी खरपतवार कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है, जिनको नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध साधनों की प्रभावकारिता कम होती जा रही है। ये अपना भोजन बनाने, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दूसरी फसलों पर निर्भर रहता है। अमरबेल का फैलाव बीज और कार्यिकी प्रवर्धन द्वारा होता है। अमरबेल परजीवी पौधे में उगने के 25 से 30 दिन बाद सफेद अथवा हल्के पीले रंग के पुष्प गुच्छ में निकलते हैं। प्रत्येक पुष्प गुच्छ में 15 से 20 फल और प्रत्येक फल में 2 से 3 बीज बनते हैं। अमरबेल के बीज अत्यंत छोटे होते हैं। बीजों का रंग भूरा अथवा हल्का पीला, जो कि बरसीम तथा रिजके के बीजों जैसा होता है। पकने के बाद बीज मिट्टी में गिरकर काफी सालों तक सुरक्षित पड़े रहते हैं और उचित नमी मिलने पर दोबारा अंकुरित होकर फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। परपोषी मिल जाने पर 35 दिन में परिपक्व हो जाते हैं। अमरबेल कभी एक साथ नहीं फैलती, इसलिए खेत का लगातार निरीक्षण करना जरूरी है। शुरू में 2-3 स्थानों पर और धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है। अमरबेल लताओं की तरह बढ़कर फसलों और पेड़ों के ऊपर छा जाती है, जिससे फसल और पेड़ सूख जाते हैं। अमरबेल के प्रकोप से उड़द, मूंग में 30 से 35% और लूसर्न में 60 से 70% औसत पैदावार में कमी दर्ज की गई है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए आप फसलों के अमरबेल रहित बीज को इस्तेमाल में लाएं। नमक के 10% घोल में बीजोपचार से अमरबेल के बीज अलग हो जाते हैं।
रिजके के बीजों को साफ पानी में धोकर काम में लें। अमरबेल से प्रभावित चारे की फसलों को जमीन की सतह से काटने पर अमरबेल का प्रकोप कम हो जाता है। अमरबेल से प्रभावित चारे की फसल को खरपतवार में फूल आने से पहले ही काट लेना चाहिए, जिससे इसके बीज नहीं बन पाते हैं और अगली फसल में इसकी समस्या कम हो जाती है। अमरबेल उगने के बाद परंतु फसल में लपेटने से पहले खेत में हैरो चलाकर इस खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। यदि अमरबेल का प्रकोप खेत में थोड़ी थोड़ी जगह में हो तो उसे उखाड़कर इकट्ठा करके जला देना चाहिए। शुरू में ही अमरबेल को रिजके के साथ काट करके जलाकर नष्ट कर दें और कटे हुए स्थानों पर पैराक्वेट 1% छिड़कें, जिससे अमरबेल और संपर्क में आने वाला रिजका नष्ट हो जाएगा। परंतु सिंचाई के साथ रिजका दोबारा फूट जाएगा। यदि अमरबेल का प्रकोप पेड़ों पर हो रहा है तो पेड़ों की छटाई कर देनी चाहिए, जिससे पेड़ों को सूखने से बचाया जा सके। और इस तरह किसान भाइयों, आप इन बताए गए उपायों को यदि अपनाते हैं तो आप इस बिना जड़ वाली परजीवी खरपतवार से अपनी फसलों को बचाकर अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन ले सकेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अंगूर में मानव अवशेष मिले हैं। ये अवशेष पिछले कई दिनों से लापता बालक के होने की आशंका है। पास में ही मिले कपड़े गुमशुदा हुए बालक के बताए जा रहे हैं। गुमशुदा बच्चे के परिजनों ने कपड़ों की पहचान की है। अब बाकी अवशेष की पुलिस फिर से तलाश में है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने संबोधन में केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अलवर रामगढ़ नगरपालिका प्रशासन में अधिशासी अधिकारी के अभाव के कारण अति आवश्यक कार्यों में रोड़ा लगा हुआ है। डंपिंग यार्ड अभाव के कारण कस्बा कूड़े के ढेर से नर्क बना हुआ है। बात पट्टा पत्रावली की जाए तो नगरपालिका द्वारा अभी तक एक भी व्यक्ति को पत्र जारी नहीं किया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अनार के नए बाग स्थापित करने के लिए गड्ढे खोद कर तैयार कर लिए हैं, उनके लिए पौध रोपाई का सही समय है। तो आप अनार की उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पौध रोपण किस तरह से करें जिससे आगे चलकर आपको बाग से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण बर्डे। आपको आज अनार की खेती के बारे में बताना चाहूँगा। अनार एक बहुत ही अच्छा फल है, इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाई, अनार की कुछ किस्में हैं जो कि काफ़ी प्रचलित है। इनको लगाने से किसान को प्रति हेक्टेयर अच्छा मुनाफा मिलता है, जिसमें कि जो प्रमुख किस्में हैं जिसमें गणेश, फुले अरक्ता, मृदुला, ज्योति, बेदाना, भगवा, सुपर भगवा, ये प्रमुख किस्में हैं जो कि किसान प्राय लगाता है। और किसान भाई, इसके बाद में जो किस्में का चयन सबसे मेन होता है, उसके बाद में आता है कि हम किस भूमि में लगाए, कैसी जलवायु हो, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए मिट्टी बलुई, दोमट तथा रेतीली भूमि होना चाहिए, जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में हो तो उपयुक्त होती है। इसके बाद में जो जलवायु, इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसका रोपण साल में 2 बार कर सकते हैं, एक तो जुलाई अगस्त में और फरवरी मार्च में। तो इसके रोपण के लिए हमें पौधे स्वस्थ तथा किसी विश्वसनीय नर्सरी से लेना चाहिए। इसमें टिश्यू कल्चर वाले भी पौधे आजकल काफ़ी
प्रचलित है, जिसको कि हम लगा सकते हैं। पौधारोपण के एक माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद में हम इसमें जो इसकी जो रोपण दूरी है तो ये 5 बाई 5 मीटर या 5 बाई 6 मीटर, और जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है इसमें हम 5 बाई 3 मीटर या 5 बाई 2 मीटर या 4.5 बाई 3 मीटर के स्पेसिंग में इसको हम लगा सकते हैं। अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। जो इसकी सिंचाई है इसमें जैसे कि गर्मी में इसे करीब 5 से 7 दिन के अंतर पे सिंचाई करते रहना चाहिए, और साथ में जो सर्दी का मौसम है इसमें 10 से 12 दिन के अंतराल पे हम सिंचाई कर सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है टपक सिंचाई, जिसे ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है, ये काफ़ी लाभदायक होती है। इससे 30 से 40% मतलब पानी की बचत हो जाती है और 20 से 25% इसके उपज में भी वृद्धि होती है। इसके बाद में आता है कि जो निंदाई गुड़ाई, तो पौधों के आसपास जो घास फूस उग जाता है उसे हमें निकालना बहुत आवश्यक होता है। निंदाई गुड़ाई तथा थाले हमें बनाते रहना चाहिए। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, हमें इस समय में पौधों की काफ़ी केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय काफ़ी कीट एवं व्याधियों का प्रकोप होता है। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल 1 बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं, तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद में आता है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक का हमें जैसे कि पौधे लगाने के बाद में 1 वर्ष का यदि आपका पौधा है तो गोबर खाद 10 किलोग्राम, नाइट्रोजन 250 ग्राम और फास्फोरस 125 ग्राम और पोटास हमें 125 ग्राम के हिसाब से देना चाहिए। यदि हमारा पुराना बगीचा है जैसे 2 साल 3 साल या 4 साल 5 साल, तो इसमें हम इसकी जो गोबर की मात्रा है प्रति वर्ष 10 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे 5 वर्ष का हमारा पौधा है तो इसमें हमें 50 किलोग्राम गोबर की खाद देना होगा, और इसमें जो नाइट्रोजन है 625 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से देंगे, और जो फास्फोरस है 250 ग्राम और पोटास भी हम 250 ग्राम देंगे। इस तरीके से हम किसान भाई यदि अनार की खेती में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यदि रखते हैं तो अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके के श्यामपुरा भटेरा पंचायत की कोठी की ढाणी में खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। खेतड़ी नगर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। मृतक के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। मणिपुर में सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच पिछले 24 घंटों से झड़प जारी है। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। यह हिंसक झड़प टेरा, खोंग सांगबी, कांगवे और थोरबुंग में हुई है। हरियाणा के नूह में हिंसा भड़कने
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बटेर पक्षी का पालन अब बहुत से किसान भाई करने लगे हैं। इसका पालन अंडा और मांस के लिए किया जाता है। इस पक्षी के पालन में मुर्गी पालन की तुलना में रोग कम लगते हैं और इनके खान पान पर खर्चा भी कम आता है। तो आइए बटेर पक्षी पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है, जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा का मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं और इसमें इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे
थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं, तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए। थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो इसमें दवा में भी बहुत कम खर्च है। आप जो जनरल दवा देते हैं, जैसे कि विटामिन हुआ या फिर पानी साफ करने की दवा देते हैं, ये अवश्य दीजिए, लेकिन अलग से आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाज़ार में भी आपको, बाज़ार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिमनपुरा, जिला पाली के नूतन सिंह ने। आपने स्प्रेयर मशीनों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक, हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नैपसेक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है।
पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं, आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6,000 रूपए से लेकर 12,000 रूपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी उसका स्टडी होनी चाहिए, कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो चलाए यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं, जो कि एक पाइप के माध्यम से जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।